हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रहर आईएएस। माय नेम इज गौरव यादव और आज का न्यूज़ एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट्स इशू। राइट्स इशू इज अबाउट रेजिंग मनी। ये जो हमारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको रेजिंग मनी मनी रेज करने के एक तरीके में से एक है राइट्स इशू। और राइट्स इशूज क्यों न्यूज़ में है आइए देखते हैं। दिस इज अ न्यूज़ बिकॉज ऑफ भारती एयरटेल। भारती एयरटेल इज ट्राइंग टू यूज इट्स राइट इशू। The board of directors of Bharti Airtel has approved the company's plan to raise up to 21,000 crore by way of the right issue। तो भारती एयरटेल बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था क्योंकि एज यू नो एयरटेल एंड वोडाफोन ऑल they are in some dip in their graph, so they were trying to raise money by its rights issue। राइट्स इशू यूज करने की कोशिश कर रहे थे काफी दिनों से। तो जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि आप 21,000 करोड़ तक उसको रेज कर सकते हैं। तो अब देखते, अगर देखिए मैं अगर जो डेप्ट के हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट राइट्स ऑफर कौन कौन से हैं इंडिया में। सबसे ऊपर रिलायंस है, जैसे कि आपको पता है अभी जियो सबसे आगे चल रहा है, फिर वोडाफोन है, फिर भारती एयरटेल है। और ये भारती एयरटेल का अब से अब तक का है, ये 21,000 करोड़ मतलब अब यूज करना चाह रहे हैं, पहले एक बार कर चुके हैं ये राइट्स इशू से फंड रेज। तो बात करते हैं कि ये राइट्स इशू होता क्या है। तो जो कंपनीज लॉ है, कंपनीज लॉ के अंडर में राइट्स इशू इज वन ऑफ द मेनी वेज इन विच अ कंपनी कैन रेज एडिशनल कैपिटल व्हेन दे नीड इट। तो एज आई टोल्ड यू, इट इज वन ऑफ द मेनी वेज इन विच कंपनी कैन रेज द फंड। यानी कि जब कंपनी को अपना जैसे सबको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या फिर फंड रेज करने की, किसी भी कंपनी को, नॉट जस्ट द भारती एयरटेल, एनी कंपनी। सो वेन एवर दे नीड टू रेज मनी दे कैन यूज दिस राइट इशू। It is one of the many ways. So rights issues give investor the option or a right to buy new shares of the company at a discount to the current price। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास राइट्स इश्यूज में क्या होता है कि जो पहले से इन्वेस्टर हैं वो उसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं जो मार्केट रेट है। जैसे अगर आप अभी शेयर मार्केट में जाएं और भारतीय एयरटेल के रेट्स देखें शेयर के, तो जो रेट मार्केट रेट है तो उससे कम दाम में इन्वेस्टर्स को ये शेयर मिलेगा। राइट्स इशू में ये होता है। बट द थिंग इज, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन पार्टिसिपेट इन द राइट इशू। ये नहीं कि आप जाके या मैं जाके, एक नॉर्मल इंसान जाके अगर शेयर मार्केट में जाए और राइट इशू के तहत अगर आप लेना चाहें शेयर्स, तो ये नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा। ये राइट इशू ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जिनके पास पहले से कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, बस वही नए शेयर्स खरीद सकते हैं। This means that instead of going to the general public at large, only the existing shareholder of the company can buy additional shares in the company if they wish to। यानी कि जनरल पब्लिक में जाने की जगह है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अगर चाहे तो नए शेयर्स खरीद सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो कंपनीज ऑल्सो डिक्लेयर अ राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो when declaring a right issue। For example, if the company declares an entitlement of 1:4, it means that for every 4 shares that a shareholder already has, they can buy one more share in the right issue। तो कंपनी एक राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो भी डिसाइड करती है। ये नहीं कि किसी एक ही शेयर होल्डर जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही सारे शेयर्स खरीद ले रहा है नए डिस्काउंटेड प्राइस में, ऐसा नहीं है। वो एक एंटाइटलमेंट रेशियो डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1:4 डिसाइड किया, तो अगर किसी शेयर होल्डर के पास पहले से 4 शेयर्स हैं तो वो एक और खरीद सकता है, अगर 8 है तो 2 खरीद सकता है, अगर ऐसे ही 12 है तो 3 खरीद सकता है। इसी तरह है, मतलब वो डिसाइड करती है एलिजिबिलिटी कि आप नए शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में कितने खरीद सकते हैं। तो दिस इज द वे, दिस इज द राइट इशू। तो द सोर्स दैट वी हैव टेकन दिस न्यूज इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। Let's move to the next news। Next news is army endurance test of Racket Troop। So this has been news from 1 or 2 days। One soldier died and more than 3 dozen had to be hospitalized for a heat stroke symptom after taking part in a corps level racket troop competition organized by the army at the Mamun मिलिट्री स्टेशन नियर पठानकोट अ वीक बैक। मतलब एक हफ्ते पहले एक कंपटीशन किया गया था जो रैकेट ट्रूप कंपटीशन होता है उसका, उसमें किया गया। तो उसमें हीट स्ट्रोक से इतनी गर्मी थी वहां पर कि एक सोल्जर की डेथ हो गई और मोर देन 3 डजन हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। मतलब 3 दर्जन से ज्यादा लोग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ये बहुत दिनों से न्यूज में है, 2-3 दिनों से आप सुन रहे होंगे शायद न्यूज में। तो दिस न्यूज हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। तो देखते हैं ये है क्या। द मामून बेस्ड इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ द आर्मी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ रैकेट ट्रूप कंपटीशन। मतलब जो मामून बेस्ड इन्फेंट्री डिवीजन था उन्होंने एक रैकेट ट्रूप कंपटीशन रखवाया, जिसमें अलग अलग जो डिविजन्स हैं उसके रैकेट ट्रूप्स आएंगे और कंपटीशन करेंगे।
which all armored and mechanized units of corps were taking part. मतलब सारे यूनिट्स इसमें पार्ट लिए. The division falls under Army's 9 Corps, which is headquartered at Yol, a cantonment town in Kangra district in the Indian state of Himachal Pradesh. तो जो डिवीजन है मामून बेस्ड डिवीजन, वो आर्मी 9 क्रॉप्स के अंडर आता है, जिसका हेडक्वार्टर योल में है. योल कहाँ पे है कि एक कैंटोनमेंट टाउन है कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में. The competition was being held to judge the skills and fitness of the soldiers who form part of racket troop in every armor regiment and mechanized infantry battalion. तो जो रैकेट ट्रूप होता है वो हर आर्म रेजिमेंट और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन का एक पार्ट होता है, वो हर एक में होता है. तो ये जो कंपटीशन था वो ये देखने के लिए था कि जो रैकेट ट्रूप्स हैं हर इन्फेंट्री डिवीजन के, उनमें फिटनेस किसकी अच्छी है और किसके स्किल ज्यादा अच्छे हैं, तो उसका एक कंपटीशन था. तो देखते हैं रैकेट ट्रूप होता क्या है. रैकेट ट्रूप क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है रिकॉग्नाइज ट्रूप के लिए. तो ये सेक्शन लेवल सब यूनिट होती है इन एवरी आर्मड रेजिमेंट एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन. तो एक सेक्शन होता है हर बटालियन का जिसको रैकेट ट्रूप कहते हैं. रैकेट ट्रूप क्या होता है, दिस इज इट कंप्राइज सेक्शन किसको कहते हैं, सेक्शन में 30 से 40 जवान होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 ऑफिसर एंड 30 जवान. तो रैकेट ट्रूप को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि दीज आर आईज एंड ईयर्स ऑफ द बटालियन. मतलब दिस इज सपोज टू बी आईज एंड ईयर्स ऑफ द यूनिट एज वेल एज द हायर फॉर्मेशंस एज इन द वॉर दे आर सपोज टू ऑपरेट अहेड ऑफ मैन यूनिट कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमी. तो जो रैकेट ट्रूप होता है हर इन्फेंट्री डिवीजन का सबसे हाईली ट्रेन सेक्शन होता है, जो आइज एंड ईयर्स की तरह वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी और जो एनिमी की फॉर्मेशंस हैं बाकी सब पे वो आगे रहेंगे. जब भी वॉर होगा वो सबसे आगे रहते हैं. तो दीज आर लाइक एक क्लास का जो मॉनिटर होता है उसी तरह रैकेट ट्रूप होता है एक बटालियन का. So these racket troop is equipped with light four-wheel vehicles and also have specialized equipments which can help keep a tab on enemy forces in the area. मतलब वो नजर रखते हैं enemy पर एरिया में जितने हैं उसमें. थर्ड न्यूज इज मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्सेज. तो जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका मैपिंग किया जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की हेल्प से, सीएसआईआर की हेल्प से. उससे क्या होगा कि अगर हम ग्राउंड वाटर का मैपिंग कर लेते, दैट विल हेल्प अस टू यूटिलाइज ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एंड सप्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी हर घर नल से जल. ये अभी प्राइम मिनिस्टर की वन ऑफ द मेन स्कीम है, जो सेकंड जो अभी गवर्नमेंट आई है दोबारा, तो उसमें हर घर जल से नल. प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सबके पास टैप वाटर पहुंचे, मतलब एवरी हाउस होल्ड शुड हैव टैप वाटर इन इंडिया. तो टू सप्लीमेंट दिस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि ये अगर हम ग्राउंड वाटर की मैपिंग कर लेते तो दिस विल हेल्प टू यूटिलाइज ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. तो लेट अस सी कि ये स्कीम है क्या. This scheme is CSIR in collaboration with National Geophysical Research Institute. CSIR ने इसके साथ कोलैबोरेट किया है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. उन्होंने have undertaken high resolution aquifer mapping and management in arid regions of northwestern India to augment the groundwater resources. तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो एरिड रीजन है, एरिड रीजन क्या होते हैं, जो ड्राई रीजन होते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ वेस्ट में गुजरात का कुछ पार्ट आता है, राजस्थान आता है, जहां पर जो ड्राई रीजन है जिसमें डेजर्ट में कुछ पार्ट, कुछ अलग भी जो ड्राई रीजन है जहां पर रेनफॉल कम होती है, दीज आर कॉल्ड एरिड रीजन. तो एरिड रीजन में एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट का हाई रिजोल्यूशन एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट किया गया है. तो ये देखने के लिए कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं और कैसे हैं, टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. तो हेलीबॉर्न जियोफिजिकल मैपिंग टेक्निक ऑफ सीएसआईआर एंड एनजीआरआई provides high resolution 3D images of subsurface up to depth of 500 meter below the ground. तो ये जो प्रोसेस है दैट वाज हेलीबॉर्न. हेलीबॉर्न क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर से किया जाए, यानी कि ग्राउंड के ऊपर हेलीकॉप्टर की हेल्प से आप ये कर रहे हैं. तो हेलीबॉर्न जियो फिजिकल मैपिंग है. और इस टेक्निक में क्या होता है कि आपको ग्राउंड की 500 मीटर की डेप्थ तक, आप मतलब आधा किलोमीटर की डेप्थ तक की 3D इमेजेस मिलती हैं. 3D इमेजेस से क्या पता चलेगा कि नीचे किस हाइट पे पानी है या नहीं है ग्राउंड वाटर, जिसको हम यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए. This technique is cost effective, precise, and useful to map large areas within a short time to map the vast extent of groundwater resources in arid regions of the country. तो ये जो टेक्निक है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कम पैसे में हो जाती है, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट पता चलता है, एंड इट इज यूजफुल टू मैप लार्ज एरियाज विद इन शॉर्ट टाइम.
मतलब हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कम टाइम में चेक कर पाते हैं कि कहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड वाटर है, और अगर है तो कैसे उसको यूज कर सकते हैं। द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 2025 विद मोर देन 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 141 करोड़ रुपीज। तो ये जो पूरा काम है, ये जो CSIR एंड NGRI जो कर रहे हैं, ये पूरा काम 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, और 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर चेक किया जाएगा कि पानी के लिए, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी दैट इज 141 करोड़ रुपीज। तो इसका अल्टीमेट एम क्या है प्रोजेक्ट का? द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू मैप द पोटेंशियल साइट्स फॉर ग्राउंड वाटर विड्रॉल एंड कंजर्वेशन। तो इसमें बस ये चेक किया जा रहा है कि जो पोटेंशियल साइट है, कहाँ का ग्राउंड वाटर का है जिसमें हम पानी निकाल सकते हैं पीने के लिए और उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये इसका एम है। द सोर्स इज ऑल इंडिया रेडियो। ये न्यूज हमने ऑल इंडिया रेडियो से ली है। फोर्थ वन इज टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स। कल का दिन बहुत ही अच्छा था पैरा ओलंपिक के लिए। इससे पहले हमने सिल्वर जीता और बहुत अच्छा दिन था वो भी, बट कल का दिन तो बहुत ही अच्छा था। जो सुमित अंतिल हैं, ये जो हैं सुमित अंतिल, उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन में। हमने जेवलिन में ओलंपिक में भी जीता और पैरा ओलंपिक में भी कल गोल्ड जीता है। और ये और तो और गोल्ड के साथ साथ जो सिल्वर और ब्रोंज है जेवलिन में, वो भी इंडियंस ने ही जीते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों जो हैं कल जेवलिन में, वो इंडिया ने जीते हैं। तो सुमित अंतिल ही डोमिनेटेड द कंपटीशन विद 4 बेस्ट थ्रोज। मतलब जो उनकी 5 थ्रोज है, 5 थ्रोज में से 4 बेस्ट थ्रोज बाय एनी कॉम्पिटिटर। मतलब जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी 1 या 2 थ्रोज बेस्ट होती है, बट इसकी इनकी सारी ही थ्रोज बेस्ट थी, फाइनली राइटिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एट 68.55 मीटर विद हिज फिफ्थ अटेम्प्ट। और फिफ्थ अटेम्प्ट में तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। India also won a silver and bronze medal in the F46 javelin throw। देवेंद्र झाझरिया जो पहले भी कई बार मेडल जीत चुके हैं जेवलिन में, एंड सुंदर सिंह गुर्जर रिस्पेक्टिवली, इन्होंने सिल्वर जीता और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता जेवलिन में ही। अवानी लखेरा, जैसा मैंने कल बताया भी था, अवानी लखेरा ने 19 ईयर ओल्ड है वो, और उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता मंडे को। तो द सोर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम PIB। Next news is Geological Survey of India. Geological Survey of India Training Institute, Hyderabad, the training and capacity building wing of Geological Survey of India under the Ministry of Mines has recently launched a 24/7 website for round-the-clock accessibility of various online training courses on earth sciences to its stakeholders। तो जो GSI है अपनी इंडिया की, उनका जो ट्रेनिंग विंग है, मतलब जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जहां वहां वो लोग जहां ट्रेनिंग कराते हैं, वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद का। तो उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, 24/7 वेबसाइट है। उससे क्या होगा, उससे उनके जो वेरियस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं अर्थ साइंसेज पर, उनके स्टेक होल्डर पूरे कभी भी राउंड द क्लॉक उनको एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। मतलब आपको जब टाइम मिले, जो सीखना चाहते हैं उनको जब भी टाइम मिले वो उसको सीख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। तो देखते हैं ये जो GSITI है वो है क्या। विद द इंटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग इंडक्शन लेवल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग टू द न्यू इनकम्बेंट्स ऑफ GSI, द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1976। तो जो GSITI है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था। और मतलब इसका जो मैंडेट था वो क्या था, क्या इसका एम था? The intent was to provide induction level orientation training to the new incumbents। जो GSI के जो न्यू incumbents होंगे उनको orientation induction level training देने के लिए बनाया गया। तो over the last 45 years, GSITI has expanded to 9 training sites of GSITI located at Hyderabad, Nagpur, Lucknow, Kolkata, Shillong, Raipur, Zawar, चित्रादुर्गा एंड खुजू। तो GSITI ने पिछले 45 सालों में 9 जगह पे और ट्रेनिंग साइट्स बना दी हैं, जो कि ये हैं हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिलोंग, रायपुर, जवाहर, चित्रादुर्गा एंड खुजू। तो जो हैदराबाद वाला सेंटर है, वो विद फुल फ्लेज कैंपस है उसका खुद का, और इट इज डेजिग्नेटेड एट हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल अदर्स 8 सेंटर। तो जो हैदराबाद का सेंटर है वो बाकी 8 सेंटर्स का हेडक्वार्टर है। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज PIB। सिक्स न्यूज इज लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स क्या है कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री जो है हमारे श्री अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है ये स्कीम, न्यूट्रिशियस एज अ लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात में गांधीनगर, वहां पे उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। और ये स्कीम क्या है? ये स्कीम इज
उनका कहना ये है कि देयर शुड नॉट बी सिंगल अंडर नरिश्ड मदर एंड चाइल्ड इन माय कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना है कि कोई भी एक भी माँ, प्रेग्नेंट जो माँ है और जो उनके जो बच्चे होंगे वो अंडर नरिश नहीं होने चाहिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसा उनका कहना है। तो ये है क्या स्कीम, अराउंड 7,000 प्रेग्नेंट वुमेन इन गांधीनगर एरिया विल बी प्रोवाइडेड 15 न्यूट्रिशियस लड्डू ईच फ्री ऑफ कॉस्ट टिल बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपने प्रेगनेंसी के टाइम में, जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसमें अपने बच्चे की बर्थ तक 15 लड्डू उनको मिलेंगे, न्यूट्रिशियस लड्डू, फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू एनजीओ, अलग अलग एनजीओ के थ्रू। और सबसे अच्छी बात ये है इस स्कीम की, देयर इज नो एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा नहीं है। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इज बॉर्न बाय एनजीओ, ये पूरा खर्चा एनजीओ कर रहे हैं। द सोर्स ऑफ द न्यूज इज द हिंदू। सेवेंथ न्यूज इज बुद्ध देव गुहा। बुद्ध देव गुहा अभी एक राइटर थे हमारे इंडिया के, कोलकाता बेस्ड, उनकी डेथ हो गई, ही पास्ड अवे एंड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस्ड डीप ग्रीफ ओवर द पासिंग अवे ऑफ द एमिनेंट राइटर श्री बुद्धदेव गुहा। तो गुहा जी जो थे, ही वॉज 85 ईयर ओल्ड, who works in fiction, reflected his closeness to nature and forest of eastern India, was suffering from post covid complication। तो इनके जो फिक्शन थे उसकी सबसे स्पेशल बात ये थी कि वो अपने कहानियों के द्वारा, जो उनका काम था, जो उनकी राइटिंग थी उसके द्वारा, वो अपने जो हमारे फॉरेस्ट है, जो हमारे नेचर है, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी कहानियों के द्वारा बताते थे। तो ये इनकी खास बात थी। बुद्धदेव गुहा 19 जून 1936 को उनका बर्थ हुआ था और 29 अगस्त को उनकी डेथ हुई। वॉज एन इंडियन राइटर ऑफ फिक्शन इन बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज के राइटर थे वो। हिज अर्ली लाइफ इज डिपिक्टेड इन हिज रिव्यू सीरीज, जो इनकी रिव्यू सीरीज थी उससे उनको नाम मिला, जिससे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान सकते हैं। सम ऑफ द रिव्यू बुक्स आर डेडिकेटेड टू फ्रेंड्स फ्रॉम हिज यूथ। जो इस सीरीज की कुछ बुक्स हैं वो अपने दोस्तों के लिए आधारित हैं, उनके दोस्तों की। He was also creator of Rijuda, an imaginary character who explored jungles with his sidekick Rudra। तो इन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर था रिजुदा करके, वो उनकी कहानियों के द्वारा उन्होंने बनाया, वो अपने साइडकिक रुद्रा के साथ। जैसे विक्रम और वेताल है कहानियों के, उसी तरह रिजुदा और रुद्रा उनकी कहानियों का है। रिजुदा हीरो होता था और रुद्रा उसका साथी होता था। वो जंगल को एक्सप्लोर करते थे और जंगल के बारे में अलग अलग चीजें जो उनकी कहानियों में है वो है। द जंगल्स दैट ही रोड अबाउट वर मेनली इन ईस्टर्न इंडिया। तो जो उनके जंगल हैं जो उनकी कहानी में थे वो ईस्टर्न इंडिया के जंगल थे मोस्टली। गुहा रिसीव्ड आनंद पुरस्कार इन 1976, 1976 में उनको आनंद पुरस्कार भी मिला। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। एट्थ न्यूज इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो every year on August 30, the country celebrates National Small Industry Day. On August 30, 2000, a comprehensive policy package for SSI sector was launched, providing significant support to small firms in India. Every year अगस्त 30 को हम लोग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाते हैं। तो इस साल अगस्त 30 2021, सॉरी दिस इज 2021, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया गया। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज क्या होता है, जिसमें अंदर कई सारी पॉलिसीज हों। तो उससे क्या होगा कि सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिलेगा स्मॉल फर्म्स को। दिस न्यूज हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड ऑफ पीआईबी। तो देखते हैं कि इसके क्या क्या नए नए रिफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्या क्या नया नया किया। सबसे पहली चीज तो रिवीजन ऑफ एमएसएमई डेफिनेशन। जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको रिवाइज किया गया। उसको रिवाइज करके क्या क्या कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द अपवर्ड रिवीजन ऑफ एमएसएमई डेफिनेशन ऑन 1 जून 2020 अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो लास्ट ईयर आत्मनिर्भर पैकेज आया था, उसके तहत जो एमएसएमई की नई डेफिनेशन है उसको अप्रूव कर दिया गया है। The government revised the MSME classification by inserting composite criteria of both investment and annual turnover। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का भी नया क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया डेफिनेशन में। उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम is an online and simplified procedure of filing the registration which enables MSMEs to obtain registration without any documentation and fees। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ये है कि जो नए MSMEs हैं वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन उनको मिल सकता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस। उनको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना और फीस नहीं करना, इजीली वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन। चैंपियंस पोर्टल क्या है? चैंपियंस पोर्टल इज एन आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है। उससे क्या मतलब, उसका एम क्या है? इट इज एम्ड एट मेकिंग द स्मॉलर यूनिट बिग बाय सॉल्विंग देयर grievances, encouraging, supporting, helping, and hand holding throughout the business life cycle. The platform
फैसिलिटेट्स अ सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल नीड्स ऑफ एमएसएमई। तो इसका गेम ये है कि जो स्मॉलर यूनिट है, जो नए नए एमएसएमई उनको बड़ा बनाया जाए। और वो बड़ा कैसे बन सकते हैं? उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करके, उनको एनकरेज करके, उनको सपोर्ट करके, और हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग थ्रू आउट द बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है, जो इनिशियल साइकिल, फिर जो ग्रोइंग साइकिल होती है, उसके बाद एक स्टेगनेंट साइकिल आती है, जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें उनकी हेल्प करते रहें ताकि वो बड़े से बड़ा बन सके। द प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स अ सिंगल विंडो सोल्यूशन फॉर ऑल नीड्स ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की जितनी जरूरतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसकी सिंगल विंडो सोल्यूशन, सारे सॉल्यूशंस एक ही जगह मिल सकते हैं चैंपियंस पोर्टल पर। तो और क्या क्या है इसमें? National SC/ST Hub. National SC/ST Hub has been launched to promote entrepreneurship culture in SC/ST community and fulfill the 4% procurement target mentioned in Public Procurement Policy Order 2018। तो ये नया SC/ST हब बनाया गया। SC/ST हब क्या है? इससे क्या होगा, जो SC/ST कम्युनिटी है उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं वो भी एमएसएमई में आए, वो भी नए नए एंटरप्रेन्योर खोलें और नई नई इंडस्ट्रीज खोलें। तो इस चीज को ग्रो करने के लिए ये नया हब बनाया गया है। सेल्फ रेंट इंडिया फंड, दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट इक्विटी फाइनेंसिंग ऑफ ₹50,000 इन एमएसएमई सेक्टर। तो ये जो फंड नया बनाया गया है, सेल्फ रेंट फंड, इससे क्या होगा कि 50,000 करोड़ का फाइनेंस जो है एमएसएमई सेक्टर में किया जाएगा। दिस इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एमएसएमई लिस्टेड इन एक्सचेंज। तो अगर ये जो फंड है वो जब इन्फ्यूज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उसको नई एमएसएमई को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अलग अलग एमएसएमईज हैं, कि वो स्टॉक एक्सचेंज में अपनी अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसको लिस्ट करा पाए। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जो यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है कि एमएसएमईज को और एमएससीज को नया मार्केट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सीपीएसई, सीपीएसई क्या होती है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो केंद्र सरकार के एंटरप्राइजेस हैं, उनको उनको एक मैंडेट दिया गया है कि उनको अपने जो भी चीजें एनुअल जो खरीदने हैं, उनको चीजें खरीदनी होती हैं, फर्नीचर और भी अलग अलग चीजें हैं, तो जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उसका 25% वो एमएसएमई से खरीदेंगे। तो ये ऐसा गवर्नमेंट ने 2018 में कंपलसरी किया था। और उसके अलावा भी 4% फ्रॉम एमएसएमई ओन्ड बाई SC/ST, उस 25 में से भी 4% SC/ST के एमएसएमई से लेना होगा। 3% फ्रॉम एमएसई ओन्ड बाई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर, एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर का भी नया नया एस्टेब्लिशमेंट होगा। इसमें क्या है? टिल डेट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज सेट अप 102 ईडीसी अक्रॉस इंडिया। अभी तक 102 एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर है इंडिया में। और इन सेंटर का एम क्या है? द एम ऑफ द सेंटर इज टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योरल लीडर्स बाय प्रोवाइडिंग professional mentoring and hand-holding support services to existing as well as aspiring MSMEs with special focus on rural enterprise on continuous basis। तो इसका एम ये है कि जो लीडर्स हैं, जो नए नए एमएसएमई को बना सकते हैं, जो उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको बनाना, उन लीडर्स को बनाना, उनका एक नेटवर्क बनाना। तो वो कैसे बनेगा? कि बाय प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट सर्विसेज टू एग्जिस्टिंग, जो पहले से हैं उनको भी और जो नए बनना चाहते हैं उनको भी, उन सबको हेल्प करना और उनको ट्रेनिंग देना। ये इसका गोल है एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स का। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज पीआईबी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब जो न्यूज थी आज की इतनी ही थी। तो हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके हमें बताएं अगर वीडियो अच्छी थी, अगर नहीं भी अच्छी थी तो भी बताएं कि व्हाट वी कैन डू बेटर टू मेक दिस वीडियो अप टू द मार्क। जो सोर्सेज की सबसे अच्छी बात जो हमारे न्यूज एनालिसिस की है वो ये है कि वी आर नॉट बाइंड टू वन सोर्सेज के। अगर हम केवल हिंदू की न्यूज ले रहे हैं या फिर केवल इंडियन एक्सप्रेस की ले रहे हैं, हम सारे न्यूज़पेपर, हमारी जो टीम है फैकल्टीज की, वो सारे न्यूज़पेपर और सारी वेबसाइट्स को स्टडी करने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए लेके आते हैं और उनको एक्सप्लेन किया जाता है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ईटीसी। तो सारे सोर्सेज को हम देखते हैं, उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं अपना न्यूज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी रेगुलर। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट रहेगा। बस अगर आप ये वीडियो देखते रहें और अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट करते रहें तो आपकी करंट अफेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू सो मच।